जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो या टेस्ट सीरीज अपलोड किए जाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। बीपीएससी एडीओ पहले पेपर का ये 8वां टेस्ट है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग सामान्य अंग्रेजी से है, आप सभी को पता है, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, इसको पढ़िए। द कैवलकेड हैड स्केयरली कवर्ड अ किलोमीटर देन देयर वाज ए लाउड ब्लास्ट। ये 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो है ना, कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो ये देन है ना, ये देन दोनों सेम दिया गया है। अगर यहां पर THEN होता तो ये देन का प्रयोग होता। यहां पर दोनों सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कोई भी एरर नहीं है। अगर ये रहता तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सी इज द एल्डेस्ट बिटवीन द 4 सिस्टर्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जहां जो है ना बिटवीन द के स्थान पर अमॉन्ग द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये एरर हो जाएगा। इस जगह पर किसका यूज होना चाहिए? इस जगह पर होना चाहिए अमॉन्ग द का प्रयोग होना चाहिए। अगर ये चीज रहता तो यहां पर एरर नहीं होता, क्योंकि इसका प्रयोग 2 व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है और अमॉन्ग का प्रयोग जो होता है 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टेनेसिटी। ये वर्ड है, इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो फॉर्मनेस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। जो टेनासिटी होता है, ये टेनासिटी जो है इसका अर्थ होता है दृढ़ता। क्या अर्थ होता है? दृढ़ता। ठीक है, और ये एक क्या है? नाउन है। ये टेनासिटी जो है एक नाउन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मनेस। ठीक है, आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मानव यूजुअली इज गेटिंग अप एट o'clock इन द मॉर्निंग। यहां पर कौन सा एरर होगा ये आपको बताना है, और इस गेटिंग अप के स्थान पर गेट्स अप का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये एरर है, इस गेटिंग अप, इस स्थान पर ना किसका यूज होना चाहिए? गेट्स अप का। गेट्स अप होता तो यहां पर कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल। सेम क्वेश्चन है। दिस राइटिंग टास्क आर क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। टास्क आर के स्थान पर जो है ना, ये जो है दिस राइटिंग टास्क आर क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग, यहाँ टास्क आर के स्थान पर ना टास्क इज का प्रयोग होना चाहिए। इस स्थान पर किसका यूज होना चाहिए? टास्क इज का यूज होगा। यही एरर हो गया यहां पर, तो टास्क आर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये पूरा सेंटेंस दिया गया है। यू हैव रिटेन दिस पोएम योरसेल्फ, इज इट? क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर जो है ना, इज इट विल बी रिप्लेस्ड बाय हैवंट यू। ठीक है, ये इज इट है जो ना, अगर यहां पर यूज होता कौन सा? हैवंट यू। किसका यूज होता? हैवंट यू, हैवंट यू। अगर ये चीज रहता तो कोई एरर आपको यहां देखने को नहीं मिलता। तो एरर पूछा जा रहा है तो क्या हो गया? इज इट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्क्रेट, डिस्क्रीट। ठीक है, तो यहां जो है डिस्क्रीट क्या है, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। डिस्क्रीट क्या है? तो डिस्क्रीट एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ओके, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हीडलेस। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हीडलेस इज द करेक्ट आंसर। और हीडलेस के बारे में आपको बता दें, ये भी एडजेक्टिव है, और हीडलेस का मतलब होता है विचारशील या चौकस होना, सॉरी असावधान होना। इसका होता है असावधान। ठीक, हीडलेस। और अगर डिस्क्रीट की बात की जाए तो इसका मतलब होता है विचारशील। डिस्क्रीट का मतलब होता है, क्या होता है? विचारशील। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए स्टडी ऑन vehicular pollution डैश रिवील्ड सम स्टार्लिंग फैक्ट्स। ये ऑप्शंस दिए गए आपको चार, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हैज। ठीक है, क्योंकि अन वर्ब्स को पैसिव वॉइस या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. ओके, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। पहले तो सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं। ग्रैंडफादर एंजॉयज टू शेयर हिज चाइल्ड स्टोरीज। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, चार ऑप्शन यहां दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंजॉय शेयरिंग हिज चाइल्डहुड। ठीक है, क्योंकि एंजॉयज है, वर्ब के बाद गेरंड का प्रयोग किया जाता है और चाइल्ड के स्थान पर चाइल्डहुड का प्रयोग होगा। ये जो चाइल्ड है यहां पर किस चीज का यूज होगा, इस जगह पर यूज होना चाहिए किस चीज का, चाइल्डहुड का यूज होना चाहिए, तो जाकर के यहां पर नो सब्स्टिट्यूशन की स्थिति बनती। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा एंजॉय शेयरिंग हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये चाइल्डहुड। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट दिया गया है, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है। एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम कवर। क्या हो जाएगा, कवर। ठीक है, कवर। जो कवर है ये क्या है, तो कवर के बारे में जानते हैं। कवर एक वर्ब है, मतलब होता है कवर का छिपाना। कवर का अर्थ क्या होगा, यहां देख लेते हैं, छिपाना। और इसका एंटोनिम वर्ड क्या हो गया, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का क्या हो गया, कवर। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, तो फ्लॉन्ट भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शान दिखाना, शान दिखाना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मॉर्टल। मॉर्टल, ये जो वर्ड दिया गया मॉर्टल, इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डेडली। ठीक है, डेडली मतलब होता है, डेडली का मतलब क्या होता है, घातक। ठीक, घातक। और मॉर्टल का मतलब क्या होता है, मॉर्टल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नाशवान, नाशवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्लीज गिव योर सजेशंस डैश इंप्रूविंग आवर सर्विस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यह एक्शन का कारण दर्शाता है। वेरी इजी। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इडियम दिया गया है इन द गिवन सेंटेंस। ही इग्नोर्स एवरीवन इन द ऑफिस एंड बिहेव्स लाइक अ स्टफ्ड शर्ट। ये अ स्टफ्ड शर्ट है, ये इडियम दिया गया है यहाँ पर। इसका मतलब पहले जान लेते हैं क्या होगा। तो ये होता है मतलब आडंबरी टाइप का, मतलब ए कंजर्वेटिव पॉम्पस पर्सन, आडंबर टाइप का, जैसे कहते हैं ना जादू टोना, इस टाइप का होता है। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा पहला, पॉम्पस पर्सन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। ये पूरा दिया गया है, यहां पर इडियम क्या है, मी टू अ ब्रेक लेग। पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। व्हेन आई वेंट फॉर माय जॉब इंटरव्यू माय फ्रेंड टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग। मतलब होता है भाग्य तुम्हारे साथ में हो। क्या होता है इसका हिंदी, भाग्य तुम्हारे साथ में हो, भाग्य तुम्हारे साथ हो, ये मतलब होता है टू ब्रेक अ लेग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब यूज्ड फॉर विशिंग समवन गुड लक स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4 टू विश गुड लक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ये चूज करना, ये पूरा सेंटेंस दिया गया, आप लोग पढ़िए। एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माय ग्रैंड पेरेंट्स। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर चूज करना है। क्या हो जाएगा, यूज टू स्पेंड जब वाक्य में पास्ट हैबिट का
बोध हो रहा हो तो यूज्ड टू का प्रयोग होगा। किस चीज का? यूज्ड टू। यहां पर जो यूज है, यूज की जगह, यूज टू की जगह यूज टू का यूज यहां पर होना चाहिए। किस चीज का? यूज्ड टू का यूज होना चाहिए इस जगह पर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बताइए आप लोग? ऑप्शन 3, यूज टू स्पेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एज द बंसल, खाली स्थान है, इट इज ट्रिम्ड बिफोर टाइम टू स्टॉप इट परफॉर्म ग्रोइंग टू बिग। ये ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही, ग्रोज, क्योंकि वाक से रेगुलर या नेचुरल प्रोसेस का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ये चीजें आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। माई मॉम्स केक्स ऑलवेज मेक माई माउथ वाटर। मेक माई माउथ वाटर ये इडियम है, इसका मतलब होता है मुंह में पानी आना। क्या होता है? मुंह में पानी आना, ये इडियम का अर्थ होता है। और यहां जो सेंटेंस दिया गया इसके रिगार्डिंग जो अंडरलाइंड इडियम है, इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चीजें आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी टेस्टी मेक समवन्स माउथ वाटर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर वेरी टेस्टी एंड अपीटिस्टिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। इफ यू persisting in doing what you are, you may land into trouble। चलिए, ऑप्शंस में से आपको ये 4 है, यहां से राइट आंसर चूज करना है। इफ यू persist in doing, ऑप्शन 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां जो वाक्य दिया गया है प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल वाक्य है, और कंडीशनल जो कॉलोनियल वाक्य होता है इफ क्लाउज को प्रेजेंट टेंस और यहां पर इस टेंस को फ्यूचर टेंस में दर्शाया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो गया? इफ यू पर्सिस्ट इज डूइंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डोर बॉल इंटरप्टेड डैश चेन टू थॉट्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डैश थॉट्स माई थॉट्स, क्या के पॉजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग होगा, यह चैन ऑफ थॉट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, और माई जो है क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, और यहां पर देख लेते हैं, ये सभी चीजों को जान लेते हैं। माइन क्या है? माइन हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अस क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा प्रेजेंट प्रोनाउन। ठीक है, और मी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट प्रोनाउन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ डैश मनी। डैश मनी, तो सम मनी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सम किसी अनस्पेसिफाइड या नंबर ऑफ की इशारा करता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर इडियम जो दिया गया, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। माई कजिन टॉक्स नॉन स्टॉप एंड बग्स मी व्हेन आई ट्राई टू स्टडी। चलिए, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है, कौन सा हो जाएगा? जो इरिटेट्स मी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बग्स मी मतलब होता है तंग करना या परेशान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नो सब्स्टिट्यूशन चूज करना है, बड़ा लंबा पढ़ना है। चलिए सीधे सेंटेंस पे चलते हैं। नो सूनर डिड सी स्टार्ट रनिंग देन सी स्ट्रिप्ड एंड फेल। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए? यहां पर सारे चीजें सही है, नो सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे सेम सिचुएशन है, नो सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा सेंटेंस दिया गया। दिस इज द सिटी वेरेवर आई वर बॉर्न 20 years ago। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर चूज कीजिए। वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वर के जगह पर ना वॉज का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब है, वेयर का प्रयोग प्लेस दर्शाता है, और प्रोनाउन आई के बाद वॉज का प्रयोग होना चाहिए।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम डिजेक्टेड का विपरीत शब्द आपको बताना है। डिजेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए। ये एडजेक्टिव है, मतलब होता है डिजेक्टिव, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड जो एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है उदास, उदास, या कहें तो हतोत्साहित, निरुत्साहित। ठीक है, चलिए तो इसका एंटोनिम क्या होगा ये बता दीजिए आप लोग। चीयरफुल, ऑप्शन 4, चीयरफुल। ये भी ना चीयरफुल होता है, ये भी एक एडजेक्टिव ही है। ठीक है, मतलब खुशी, खुशी के सेंस में, चीयर करना इस सेंस में होता है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। इडियम यहाँ पर जो दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग हिज स्कूल वर्क जॉन इज एन ईगर बीवर। जो ईगर बीवर होता है ये एक इडियम है, मतलब सख्त मेहनत करने वाला। यहां लिख देता हूं मैं, क्या होता है, सख्त मेहनत करने वाला। इसका मतलब होता है किसका, एन ईगर बीवर का मतलब। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर चूज करना था, क्या हो जाएगा, अ कीन एंड इंथुसिस्टिक पर्सन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ओके, आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सेंड बैक a criminal or unwanted person to the country of his or her origin। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, एक्स्ट्राडाइट। ठीक, जो एक्साइल वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है, ये वर्ब से बना है एक्साइल। इसके बारे में भी जान लेते हैं, मतलब निर्वासित करना, निर्वासित करना। ठीक, सारे वर्ब के बाद जानते हैं। और एक्स्ट्राडाइट जो है ये भी एक वर्ब है। इन दोनों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट था। मतलब अपराधी को प्रत्यार्पित करना, मतलब अपना समर्पण कर देना। ठीक है, क्या होता है, प्रत्यार्पित या समर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर जो दिया गया है, एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा, बकेट हो जाएगा, बकेट। जो व्रेथ है, रेथ, ये रेथ है ना, इसके बारे में जानते हैं। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। नेताओं में अक्सर ये चीज देखते होंगे आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये पूरा सेंटेंस पढ़िए पहले। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू अ डाइटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, डायरेक्टली दिख रहा है अल्टर। प्यू जो है ना, ये नाउन है, ये प्यू, इसके बारे में भी जानते हैं क्या है, ये एक नाउन है प्यू। लॉन्ग बेंच विद अ बैक प्लेस्ड इन rows in the main part of some churches to sit the congregation। मतलब गिरजाघर में बैठने का एक बेंच होता है, इस संदर्भ में है ये। और अल्टर जो है इसका मतलब होता है वेदी, वेदी। वेदी क्या है, टेबल फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग अ मेड टू अ डाइटी। ठीक है, ये चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु हैज अ unnatural anxiety about one's own health, typically involving imagined symptoms of illness। Right answer is option 4, hypochondriac। ओके, हाइपोकॉन्ड्रियाक एक नाउन है जिसका मतलब होता है रोग भ्रमी। रोग भ्रमी इज द हिंदी ऑफ hypochondriac। Next question, question number 30. Select the most appropriate word for the given group of words। A person who advocates complete political or social change। The correct answer is option 1, radical। ऑप्शन 1 रेडिकल। रेडिकल जो है ना, ये रेडिकल, रेडिकल एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, मतलब होता है आमूल परिवर्तनवादी। इसका हिंदी की बात करें, क्या होता है, आमूल परिवर्तनवादी।
परिवर्तनवादी। ठीक, चलिए, जो पहला पार्ट था 30 प्रश्न अंग्रेजी से पूछे जाते हैं, जिसमें 30% आपको क्वालिफाई करना, यानी 9 प्रश्न आपको सही करने हैं। तो 30 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया, पहला पार्ट अंग्रेजी से, दूसरा पार्ट है हिंदी का है। चलिए इसको कवर करते हैं आप। दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न और टोटल का 31 प्रश्न। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कौन सा सर्वनाम का यूज हुआ है इसमें, ये आपको बताना है। तो इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताएं आपको, सर्वनाम का वह रूप जिससे अनिश्चितता का बोध हो उसको अनिश्चयवाचक परिणाम कहते हैं। जैसे कुछ हो, कोई हो, ऐसा वर्ड आए ना तो अनिश्चयवाचक परिणाम होगा। तो सर्वनाम होगा, राइट आंसर है ऑप्शन 3, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? राइट आंसर इज कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है, जो पश्चिमी यूरोप की भाषाओं को लिखने के लिए मूल रूप से होता है। ठीक है, कुल्लुई भाषा, और हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली ये भाषा है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में ये भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? कौन सी होगी? अपाच्य का विलोम सुपाच्य होता है। ठीक है, पहला ही हो जाएगा, नहीं है पूछा जा रहा। अपाच्य का विलोम क्या होगा? सुपाच्य। यहां पर क्या दिया गया है? कुपाच्य। सुपाच्य होता है। शुक्ल का, जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, बर्बर, सम्यक, अज्ञ, विज्ञ। ठीक है, ये सारी चीजें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? क्या चीज? अत्याचार का फल अच्छा नहीं। ये जो वाक्य है इसमें लोकोक्ति जो यूज होता है कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तलवार का खेत हरा नहीं होता। ये सुसंगत है वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। चलिए आगे बढ़े। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए कौन सा? यमुना शब्द के लिए उचित शब्द को, शब्द समूह को चुनिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो यमुना का समानार्थी शब्द कालिंदी, कृष्णा और सूर्य सुता, ये सभी हो सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इज द ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो इनसे जो है भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। टिड्डी शब्द का बहुवचन है, किसका? टिड्डी। टिड्डी वर्ड का बहुवचन क्या होगा? वेरी इजी, टिड्डी दल। ऑप्शन 1। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है इनमें से कौन सा? तो ऑप्शन 3, अनानास। अनानास जो होता है ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है अनानास, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर संयुक्त और मिश्र वाक्य जो है ये उनके भेद हैं। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? तो रक्त के समान अर्थ प्रकट नहीं करने वाले कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन 1, रिपु। जो लहू है, रुधिर और शोणित, ये सभी जो है ना रक्त का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। और रिपु जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। रिपु का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प मुहावरा है? तो पत्थर का लकीर होना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। मतलब होता है दृढ़ निश्चयी होना, इसको भी जान लीजिए, कभी पूछ दिया जाए। दृढ़ निश्चयी, पत्थर का लकीर होना मतलब दृढ़ निश्चयी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बेलें, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। डैश एक यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। किस अलंकार का नहीं है पूछा रहा है? नहीं पर बहुत ही ध्यान देना आप लोगों ने। ठीक है, तो बेल शब्द यहाँ पर जो है ना वाक्य जो है कौन सा? ऑप्शन 1, सूरज है जग का बुझा बुझा, ये राइट आंसर होगा। इसमें यमक अलंकार का यह भेद नहीं है। ये जो है ना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें जो है कौन सा? प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। क्या? पारा ना उतरना,
तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने बताना है क्या होगा, मतलब होता है अशांत होना। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? नहीं है किसका? सरस्वती का। सरस्वती का समानार्थी इसमें से सुधी जो है ये नहीं होगा। सुधी शब्द जो है ये जो है पंडित का पर्यायवाची है। ये सुधी वर्ड जो है किसका पर्यायवाची है? पंडित का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर वागेश्वरी, शारदा, श्री ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है मुहावरा। ठीक है, अब मुहावरा किसी वाक्य का आदित्यात्मक अर्थ न देकर लक्षणात्मक अर्थ व्यक्त करता है। ये परिभाषाएं आपको बार बार लगभग हर एक सेट में आ जाता है। मैं आपको रिपीट करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। वर्ण से शब्द, शब्द से डैश, डैश से वाक्यांश, वाक्यांश से डैश। ये क्या बनता है? यहाँ पर रिक्त स्थानों में उचित विकल्प चुनिए। तो वर्ण से शब्द बनता है, ये चीज आपको पता है पहले से। ठीक है, और शब्द से पद बनता है। ठीक, और पद से वाक्यांश, वाक्यांश से वाक्य बनता है। तो पद और वाक्य देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 पद और वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? कौन से विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? तो अनगिनत तारे, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं है। निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीड़ू है? भीड़ू, तो भीरू जो है यह कायर शब्द का समानार्थी शब्द है, कायर। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, क्या? तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है? किस अलंकार से अलंकृत की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रूपक अलंकार से यह होता है। और रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोपण होता है। क्या होता है रूपक अलंकार में? लिख दूं, उपमेय में उपमान। ठीक है, ये रूपक अलंकार का मेन फैक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, डैश बताते हैं कि यहां शब्दों में चमत्कार तथा डैश बताते हैं यहां अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अलंकार के मूलतः दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों में चमत्कार होता है और अर्थ अलंकार में अद्भुत सौंदर्य होता है। क्या चीजें हैं? चमत्कार किसमें होगा? शब्द अलंकार में, और अद्भुत सौंदर्य अर्थ अलंकार में। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनिए। संयोग का विपरीत विलोम शब्द पूछा जा रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा वियोग। ठीक है, वियोग हो जाएगा, मतलब बिछड़ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास का आपका संधि विच्छेद बताना है। कौन सा हो जाएगा? तो उत्जोरलास, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पहले ऑप्शन में इसका राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा? तो पतन जो है इसका अर्थ होता है नीचे गिरना, तो गिरना ये सही हो जाता है, राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। सही समान अर्थ वाला शब्द नाश का क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाश का समानार्थ तबाही होता है और इसका अर्थ है सब कुछ बर्बाद होना, तो तबाही, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प, काली घटा का घमंड घटा, इस चीज में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यमक अलंकार। जहां एक शब्द बार बार आए किंतु इसका अर्थ बदल जाए तो वह यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या? एक शब्द, ठीक है, बार बार आए और उसका अर्थ चेंज हो जाए तो वह क्या होता है? यमक अलंकार का उदाहरण होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, तो इसका सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा होगा?
मैंने गांव जाना है, तो ऑप्शन 2 मुझे गांव जाना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है लोहा मानना। लोहा मानना मुहावरा का अर्थ होता है प्रभाव मानना। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन 2, प्रभाव मानना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से समास वाला सही समास वाला विकल्प है कौन सा? चंद्रशेखर का सही समास विकल्प पहचानना है आपको। तो चंद्रशेखर में जो है ना, इसमें कौन सा समास होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके, और इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है क्योंकि कोई नवीन शब्द की प्रधानता प्राप्त करता है, जैसे चंद्रशेखर। तो ये हो गया शिखर पर जिसके चंद्र हैं। चलिए, निर्देश दिया गया 61 से 65 तक के प्रश्न के लिए और कहा गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर के स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी। इन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक जिनका शासनकाल था, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी है। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एणीगोंडी दुर्ग एक बानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और मल्यवंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा था। ठीक, ये पूरा था गद्यांश जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बाली। बलि दिया गया, बाली का ये पार्ट था, बाली शासित क्षेत्र का। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा? हम्पी को स्वप्नों की नगरी किसने कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने। अगला प्रश्न है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संयुक्त आक्रमण से। अगला प्रश्न है, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन 1 जनशून्य से। चलिए, अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। किसका? विरूपाक्ष का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विलक्षण नेत्रों वाला। विलक्षण नेत्रों वाला विरूपाक्ष। यह श्रेष्ठ विकल्प है, मैं विशेष है। इसमें यह श्रेष्ठ विकल्प है, इसमें विशेष कौन सा है? तो इसमें विशेष आपको बताना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए तो उसको विशेष्य कहते हैं। जो विकल्प है ना, विशेष शब्द है, ये विकल्प है, ये विशेष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अशिष्ट और अभद्र लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 4 विशेषण और 2 विशेष्य है। ठीक है, और अशिष्ट और अभद्र, अनुचित और असंयमित विशेषण है। क्या क्या? अशिष्ट, अभद्र, अनुचित और असंयमित ये विशेषण है, और लोग और व्यवहार, ये लोग है और व्यवहार ये दोनों विशेष्य है। चीजें क्लियर है आपको? आगे बढ़े। यह महिला अधिक बोलती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण की किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक जो है कौन सी विशेषण की विशेषता बता रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक शब्द बोलने की विशेषता बता रहा है, और अधिक और कम परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो
बोलने की विशेषता बता रहा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। कौन सा विशेषण? तो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य की विजय होती है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, सत्य की विजय होती है, इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उदासी। उदासी जो है यह विशेषण नहीं है, यह उदासी शब्द जो है यह क्या है, यह एक संज्ञा है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। रसिक, वन्य और वैष्णव विशेषण शब्द है, जबकि शहर जो है संज्ञा होगा, शहर जो है संज्ञा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संज्ञा। ठीक है। और अगर इससे शहर जो है संज्ञा है, इसको विशेषण बनाना होगा तो कैसे बनेगा, अगर शहरी हो जाता तो ये वर्ड हो जाता विशेषण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, फिर से पूछा जा रहा है, विशेषण नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ईमानदारी। ईमानदारी जो है विशेषण नहीं है, ईमानदारी शब्द संज्ञा है, और एक इसको अगर विशेषण बनाना हो तो ईमानदार। ठीक है, ईमानदार होता, ये वर्ड होता तो ये ईमानदार जो है ये विशेषण हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष शब्द है, विशेष शब्द है। विशेष किसको कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसको विशेष कहते हैं। जो मिठाई है विशेष का मीठा विशेषण होता है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष पद शब्द है। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, रूस विशेष का रूसी विशेषण होता है। ठीक। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा होगा, विशेषण की कहानी चल रही है, तो मौन विशेष का मौनी विशेषण होता है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, मात्रा। स्वर और व्यंजन में मौलिक और स्वतंत्र स्वर होते हैं, और भाषिक प्रयोग में व्यंजन को सक्षमता प्रदान करने के लिए जो चिन्ह रूप धारण किया जाता है उसको मात्राएं कहते हैं। ये चीजें आपको पहले से क्लियर है, इसलिए ना उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है। जैसे राम शब्द में मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पर जो है मात्रा है, उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाएगा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है गुरु स्वर। जैसे यहां मैं बताता हूं, जैसे आ हो गया, ठीक है, ई हो गया और ऊ हो गया। तो यहां एक चीज देखिए क्या होता है, ये चीज आपको पहले से पता है, अ जोर आ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। इसी तरह अ जोर ए मिलके क्या होता है, ए बन जाता है। तो इसी आधार पर ना गुरु स्वर में हर्ष से 2 गुना समय लगे उसको गुरु स्वर या दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर इसको गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ऑप्शन रहेगा, छोड़ के नहीं आना कि गुरु स्वर आपने बताया था, दीर्घ स्वर भी इसको कहा जाता है। चलिए ये यहाँ पर प्रश्न के जगह पर आ गया, इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए अगला प्रश्न है, बाह्य प्रश्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 अल्पप्राण और महाप्राण, ये भेद होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन होता है कि जिन व्यंजन के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगती है उसको अल्पप्राण कहा जाता है, और जिसमें वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़े तो उसको महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि वर्णों के दूसरा और चौथा व्यंजन ख, घ, झ, जैसे ख हो गया, घ हो गया, झ हो गया, ठ, फ, ये सब ना अल्पप्राण, इसमें सांस की मात्रा कम लगती है। सांस की मात्रा किसमें ज्यादा लगती है ये चीज आपको बताना। चौथा व्यंजन जो होता है उसमें सांस की मात्रा जैसे लगती है, जैसे कहते हैं ना ह, तो ह जो है ना इसमें सांस की मात्रा क्या है, एकदम जोर से आ रहा है, तो ये सब इस तरह के जो होंगे वो महाप्राण होंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, किस क्रम में उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन नहीं है किसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा य में। ठीक है, और उष्म व्यंजन जो उच्चारण एक प्रकार की रगर या घर्षण से उत्पन्न होता है, उष्म वायु से होता है। ये कौन कौन से हैं आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 4 होते हैं। एक तो ये हो गया तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, और एक होता है ह। ये सभी जो है क्या है, उष्म व्यंजन, ये ध्यान रखना, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह जो है ये उष्म व्यंजन है।
और यह यहाँ पर दिया गया था, ये नहीं होगा उसमें व्यंजन। घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? ये पूरा वाक्य है, घंटी बजी है कोई आया। इसमें सर्वनाम की बात पूछी जा रही है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि कौन आया है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, अनिश्चयवाचक। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण है? चलिए, कर्मधारय समास से प्रतिदिन प्रश्न आ रहा है, आपको आंसर बताना है। कर्मधारय समास के पद में विशेष विशेषण अथवा उपमान संबंध होता है। क्या क्या होता है? विशेष्य, विशेषण और उपमान। जिसमें होगा वो कर्मधारय समास होगा। ये चीजें आपको क्लियर है पहले से। तो राइट आंसर क्या होगा? जगबीती। ये यहां पर जो है जगबीती कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है विशेष विशेषण और उपमान कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। किस क्रम में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? सार्वनामिक विशेषण नहीं है पूछा जा रहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभागार में बहुत आदमी थे। यहाँ जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, और सर्वनाम के बाद जब संज्ञा आती है तो वहां सर्वनाम परिवर्ती संज्ञा का ही विशेषण बन जाता है। तो सभागार में बहुत आदमी थे, इसमें ना कोई सर्वनाम है ही नहीं, इसलिए वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। जब सर्वनाम ही नहीं होगा, सर्वनामिक विशेषण उसका भेद ही होगा ना, तो ये होगा ही नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया, तो क्रिया के बारे में बताएं, खासकर सकर्मक क्रिया के बारे में पिछले सेट में मैंने आपको बताया था। जिस क्रिया से सूचित होने पर व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, रणधीर बहुत देर से टहल रहा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद कौन सा नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सकर्मक क्रिया। गोविंद ने राम को जगाया, इसमें कौन सी क्रिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, ठीक है, दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे से कार्य करवाता है, कर्ता दूसरे से कार्य करवाएगा, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर उदाहरण ले लीजिए, जैसे गोविंद ने राम को जगाया, तो क्या है? कर्ता दूसरे से प्रेरणा के साथ ये काम करवा रहा है, प्रेरित कर रहा है कि जग जाओ, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, निर्बल। ठीक है, उपसर्ग किसको कहते हैं? उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला दे या बदल दे। ठीक है, निर्बल में ना इसका संधि विच्छेद करके देखें तो क्या होगा? निर्बल का संधि विच्छेद, तो निर्बल का संधि विच्छेद हो जाता है निर जोर बल। ठीक है, बाकी जैसे नियम है तो नी जोर यम हो जाएगा, निबंध में निह जोर बंद हो जाएगा, निवास में नी जोर वास। तो यहाँ पर नी उपसर्ग नहीं है पूछा जा रहा है निर्बल, क्योंकि इसमें उपसर्ग क्या है? जो शब्द के पहले लग रहा है, तो निर उपसर्ग है इसमें निर्बल में, ये ध्यान रखना आपको। कौन सा क्रम ठीक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, निर्जन, नियम, निर्दोष और निश्चल। ठीक, किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं, जो प्रत्यय धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों की संरचना करते हैं तो उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। इससे जुड़कर यहां पर मैं लिख देता हूं कृत प्रत्यय के बारे में, ताकि आपको ध्यान रहे। धातु से जुड़ता है जो प्रत्यय, धातु से जुड़कर, ठीक है, संज्ञा अथवा विशेषण शब्द की रचना करता है, संज्ञा या विशेषण शब्द की रचना करता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, संबंधवाचक कृत प्रत्यय। ये जो है कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। ठीक, कृत प्रत्यय के भेद कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो हो गया भाववाचक कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया क्रियावाचक कृत प्रत्यय, तीसरा हो गया कर्मवाचक कृत प्रत्यय, 5 होते हैं, और तीसरा हो जाएगा करणवाचक। ठीक है, तीसरा करणवाचक। चौथा बता दूं आपको, चौथा हो जाएगा कौन सा? कर्तृवाचक।
और पांचवा हो जाएगा कर्मवाचक, कर्मवाचक। ठीक है, तो भाववाचक, क्रियावाचक, और देखिए कर्मवाचक यहां पहले से दिया गया था, भाववाचक, क्रियावाचक, करणवाचक, कर्तृवाचक और कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के ये 5 भेद होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज कर ले। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय किसमें नहीं होगा? तो पहला आंसर हो जाएगा चटेरा। प्रत्यय के बारे में जानते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्दांश का अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो चटेरा। ममेरा में एरा है, फुफेरा में एरा है, मौसेरा में एरा प्रत्यय है, जबकि इसमें चटेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। चटेरा में ऐरा प्रत्यय है, अय रा। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होती है। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? कौन सा होगा? तो ऑप्शन 3 राम आयन। रामायण का संधि विच्छेद राम आयन नहीं होगा, अयन नहीं होगा। ठीक है, इसके जगह पर जो आयन दिया गया ना, यहां पर अयन हो जाएगा, राम जोर अयन। ठीक है, राम जोर अयन होता तो इसका सही संधि विच्छेद होता, तो ये राम जोर आयन दिया गया है, ये गलत है। और ये जो है क्या हो जाएगा? अ जोर अ बराबर आ हो जाएगा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले क्या हो जाता है? तो इसके बाद जो जो भी शब्द आते हैं, जैसे त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले च या ज झ ये सभी हो, तो ज ट या ठ के स्थान पर ट ड ढ होता है। तो इस टाइप की स्थिति बनता है, तो क्या होता है इसका जो है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शरत, ठीक है, जोर चंद्र, तो इसका क्या बन जाता है? शरद चंद्र बन जाता है। त और च मिलता है तो क्या हो गया? शरद चंद्र। ये होगा? नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि ये होगा। इसका बन जाता है शरद चंद्र, शरद चंद्र, ये सही होगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो इसके बदले क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 च हो जाता है। देखिए यहां पर त और च मिला तो च बन गया। ठीक, अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में मधु जोर आचार्य की संधि है? मधु जोर आचार्य, मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य कौन सा है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है? उ जोर आ मिलकर क्या बना है? व बना है या वा बना है, इसमें ये देख सकते हैं आप लोग। हर्षऊ जोर आ, वा मध्वाचार्य। अयादि संधि में ए के स्थान के बदले क्या हो जाता है? तो अयादि संधि किसको कहते हैं? ए या अय के बाद अन्य स्वर हो, क्या है? कोई स्वर हो तो क्या हो जाता है? इसके जगह पर अय हो जाता है और इसके जगह पर आय हो जाता है। ये चीजें आपको बता चुका है पहले। तो अयादि संधि में अय के बदले क्या हो जाएगा? तो वेरी इजी, ऑप्शन 2 आय हो जाएगा। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण किसमें नहीं होगा? तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे वर्ण, जैसे कि मान लेते हैं य, र, ल, व और ह, ये सभी प्रश्न में ट जो है घोष वर्ण में नहीं आता है, पहले ही बताया हूं मैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, घोष वर्ण नहीं होगा। किस क्रम में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? जीती मक्खी निगलने का सही अर्थ होता है जानबूझकर अनुचित कार्य करना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। किस क्रम में लोकोक्ति है? तो करेक्ट आंसर इज 4, ऑप्शन 4 आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का प्रयोग भाषा में सजीवता, सरसता और सचेतना और स्वाभाविकता का समावेश हो जाता है, और इसका प्रयोग जो है भाषा को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है और भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोकोक्ति का यूज होता है। यहाँ जो दिया गया है लोकोक्ति आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ होता है कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। कभी कभी होता है ना, आप कुछ बड़ा सोचते हैं लेकिन मन हार जाता है, फिर छोटे कार्य में लग जाते हैं, तो इसी को कहते हैं एक लोकोक्ति में आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हथेली का आंवला, इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 निसंदेह बातें। ठीक है, निसंदेह बात।
छुछुंदर के सर में चमेली का तेल, छछुंदर के सर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो अयोग्य व्यक्ति द्वारा अस्तरीय वस्तु का प्रयोग करना, जो व्यक्ति उसका योग्य नहीं है उसके हाथ में या उसके अधीन कोई काम छोड़ देना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले 99 देख लेते हैं। किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कार्पण्यता। ठीक है, वर्तनी क्या होता है? किसी शब्द, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, इसके क्रमशः स्थान के निर्धारण प्रयोग को वर्तनी कहा जाता है। जैसे कि कैकेयी। एग्जाम्पल मैं ऐसा देता हूं, हो सकता है इसको पूछा जाए, ये सभी हाईलाइटेड एग्जाम्पल हैं। कविंद्र, ये सभी पूछा गया है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में। श्रृंगार, इस टाइप का आएगा ना, तो यह संबंधी अशुद्धि होगा, वर्तनी से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में सभी शुद्ध हैं? ऑल इज करेक्ट। ऑप्शन 2 उज्जैनी, उच्छिट, उहापोह, ये सभी शब्द जो है शुद्ध शब्द है। चलिए सभी 100 प्रश्नों को हमने कर लिया। अब आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए हैं। मिलेंगे अगले टेस्ट में। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चे कमेंट कर रहे थे ना कि मैथ्स रीजनिंग जो तीसरा पेपर है एडीओ का थर्ड पेपर, इसको कब से कराया जाएगा, तो ये पेपर कल से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग जल्दी से जितने भी सेट करा दिए गए हैं पहला और दूसरे पेपर का, ये चीजें आपको जल्दी से क्लियर कर लेना है, साथ में लेके चलना है। अब जो है तीसरा पेपर स्टार्ट होगा कल से। तीसरा पेपर कंटिन्यू करके 10 सेट पहले तीसरे पेपर का करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तक पहला और दूसरा सेट ही करवाया जा रहा था। तो मिलते हैं अगले सेट में तीसरे सेट के साथ, कल हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।